जी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए। अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। जब देश का युवा जो है 83% युवा बेरोजगार है। हम नहीं कहते, केंद्र की रिपोर्ट कहती है। जी। और आपने सुना होगा कि तलवारों का साए पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भाई धर्मनिरपेक्ष देश है, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू भाई करता है तो मुस्लिम भाई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा, सिख भाई खालिस्तान की मांग करेगा। तो भाई नौजवानों के उबलते खून से गद्दार जमी पे जलते हैं, नौजवानों के उबलते खून से गद्दार जमी पे जलते हैं, रास्ता तो उधर ही बनता है जिधर हमारे देश के नौजवान यारों चलते हैं। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टियां तैयारी कर रही हैं और अभी हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे जानेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव चल रहा है अभी, लोकसभा चुनाव, इसकी तैयारी किस तरह से आप कर रहे हैं सर? देखिए, हम लोग तो प्रचंड बहुमत से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और तानाशाही आप लोगों ने भी देखी होगी कि तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम करते हैं और पार्टियों के खाते को सीज करने का काम करते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड पर अगर कोई सवाल पूछ लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, चाचा ने कहा था जी। अब आप बताइए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं कि तानाशाही है, और आप भी ये बात मानते हैं। जी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए। अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। जब अभी दावा कर रही है कि इस बार 400 पार सीटें आने वाली है, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 400 पार वो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर 400 पार चला गया तो जैसे उनके कुछ नेता कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। जी। तो अगर देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग, बहुजन समाज का लोग चाहता है संविधान बदल दिया जाए तो 400 पार उनका आएगा। उन्होंने फिक्सिंग कर रखा है। जैसे राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान में कहा था कि मैच फिक्सिंग, हमारे तमाम खिलाड़ियों को जेल के अंदर डाल रहे हैं जी। तो उन्होंने मैच को फिक्स कर दिया है। अब वो 400 पार जाओ, कल तो नीतीश चाचा ने कह दिया कि 4000। जी। मतलब इनके नेताओं के अंदर जो बौखलाहट है वो समझ में नहीं आ रहा है कि 400 पार जाना है या 4000 पार जाना है। मैं तमाम बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि पहले बैठ के एक मीटिंग कर लो कि 4000 पार लाना है या 4 लाख पार लाना है, 400 पार लाना है या 40 पार लाना है। मीटिंग होनी चाहिए। जी। जी। क्योंकि सब नेता जब अलग अलग बोलेगा तो जनता कंफ्यूज हो जाएगा। अभी दिल्ली के चारों मतलब चौराहों पे सर टांगा हुआ है कि मतलब वो देश से भ्रष्टाचारी बचाने की बात करते हैं और मोदी जी जो है भ्रष्टाचार देश से हटाने की बात करते हैं। क्या बोलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर टांगा है, जी। मैं आपको बता दूं, देखो ये है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। अब एक चीज बताइए कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था जी, आप भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी में चले जाइए, सदाचारी हो जाएंगे। आप बताइए कि अजीत दादा, जिनको जैसा का पापा भी पानी पी पी के कहता था कि भ्रष्टाचारी हैं, जी, मोदी जी भी पानी पी पी के कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको कहा जाता था कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही वो लोग बीजेपी का दामन पकड़ते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा भैया कि भ्रष्टाचारी किसकी पार्टी में। जी। अब आप एक चीज बताइए कि अगर विपक्ष का लोग भ्रष्टाचारी है तो मोदी जी अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? जी। तो अभी उनका एक मिशन भी चला है कि 1 लाख लोगों को जोड़ना है। अपने चुनाव के पहले ही 1 लाख लोगों को, ये कांग्रेसी जो लोग हैं उनको जोड़ना है। और मैं मोदी जी से एक चीज बता दूं भाई, आने वाले समय पर, आज लिख लीजिए बात जी, आने वाले समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा एक दिन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बैठेगी, कहेगी हम अपनी पार्टी में अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्योंकि विपक्षी नेता उन्हीं की पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि डराया जा रहा है। जी। दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित हो जाए, क्षणेक नहीं धीरज खोते, बिघलों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो डैश थे वो संघ में गए। तो भ्रष्टाचार हटाने की बात बोलते हैं और इसी के तहत मतलब शराब घोटाला के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री, कितने का शराब घोटाला हुआ है ये शायद आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, और जो जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता है। भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन कितने का हुआ है ये दुनिया नहीं जानती है। जी। अरे दुनिया के सामने बताओ ना। चुनाव के समय में मतलब इलेक्टोरल बोर्ड का जो चंदा आया है 6000 करोड़ रुपया, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उस पर बातचीत भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है, उस मुद्दों को भटकाना चाहती है जी। और कहते हैं कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। अब एक चीज बताइए कि जो रेड्डी था जिसने 60 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, जो पहले आरोपी था, मतलब वो भी शराब घोटाले में जेल में रहकर आया था, अब वो पैसा देता है छूट जाता है। चंदा तो धंधा लो। आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
और मोदी जी ने उस नारे को बदल दिया, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो चंदे और धंधे की राजनीति को खत्म करने के लिए देश की जनता ने मोड़ बना लिया है। जी। तो क्या मतलब इस बार जो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के भारत के लोगों को जोड़ने की बात बोल रहे थे, और बीच में जो उनके कार्यकर्ता हैं छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि इस समय देश का युवा जो है 83% युवा बेरोजगार है। हम नहीं कहते, केंद्र की रिपोर्ट कहती है जी। और आपने सुना होगा कि तलवारों का साए पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भाई युवाओं ने ठान लिया है। देश की महिलाओं के साथ में क्या किया जा रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। किसानों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है आप भी जानते हैं। जी। देश के बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, प्रवेश शुक्ला ने जो कृत्य किए थे दुनिया के सामने जग जाहिर है। तो दुनिया ने ठाना है भाजपा को भगाना है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो सर अभी जो बदायूं में हत्याकांड होती है 2 बच्चों की, भाजपा बोलती मैं है, उसकी घोर निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। जी। तो भ्रष्टाचार मतलब खत्म हो गया आप बोलते हैं, ठीक ना? भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है, आखिर इस तरह से जो अच्छा, आपने एक चीज बताइए, कभी खाता खुलवाया बैंकों में? जी जी खुलवाया होगा। शादी के कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक लग जाता है जी। 466 करोड़ रुपए किसी ने भाजपा को चंदा दे दिया। एसबीआई कह रहा है हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जी। अरे जब भैया आपके पास डाटा नहीं तो पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तान भी इनको फंडिंग कर रहा है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फंडिंग कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोगों ने 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी। अब आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गाय वालों का। जी बोलिए। जिसने 250 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया और भाजपा कहती है मैं गौरक्षक हूँ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को बरगलाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान करके वोट लेने का काम किया है, सनातनी भाइयों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जी। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो बोल रहे थे कुछ दिन पहले, बोले कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, तो मतलब क्या लगता है कि भाजपा हटने से नौकरी मिलेगी लोगों को? बिल्कुल। आप बताइए कि पूर्ववर्ती सरकार में आप चले जाइए, नौजवानों को नौकरी मिल रही है, पूर्ववर्ती सरकार में चले जाइए, पूर्ववर्ती सरकार में जाइए। पूर्ववर्ती सरकार में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनकी सरकार में हुई है जी। ठीक, सबसे ज्यादा महंगाई इनकी सरकार में हुई है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हुई है, सबसे ज्यादा संविधान महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं सुरक्षित। आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि मणिपुर की महिलाएं आज कैसा फील कर रही हैं। आप एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार की दृष्टि से आप बताइए कि क्या लगता है आपको? नहीं, वहाँ तो गलत हुआ है, गलत हुआ है। अब बताइए, लद्दाख में धारा 144 लग गई है, नेट को बंद कर दिया गया है, गलत है सही है? गलत है। बोलने का अधिकार है नहीं है? जी जी बोलिए। बोलने का अधिकार है कि नहीं है? बोलिए महाराज। है। सब कुछ करने का अधिकार है, संविधान हमें वो अधिकार देता है। उसी संविधान में संशोधन करने की बातचीत बार बार चल रही है जी। ये दर्शाना क्या चाहते हैं? तो सीए को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे, जो सीए लागू किया गया है देश में अभी? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि देश में जो 83% युवा बेरोजगार है, पहले उनको रोजगार दीजिए जी। विदेश से जो आया है लोग, आप अपने घर वालों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बिजली, अच्छा पानी दे नहीं पा रहे हैं, विदेशियों को क्या देंगे भाई? तो उनका तो कहना है कि मतलब हम फ्री में राशन दे रहे हैं लोगों को, मतलब जो गरीब वंचित हैं उनको आवास दे रहे हैं, रहने के लिए छत दे रहे हैं, तो सारी सुविधाएं तो सरकार दे ही रही है सर। देखिए, आपने छत की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि भाइयों बहनों और एक शब्द क्या बोलते हैं, मित्रों जी। आप बोलते नहीं है भाई जी। कंजूसी है, बेईमानी है, नहीं। आवाम भाषा में कहा जाए तो दलाली है। नहीं, हम दलाली नहीं कर रहे। तो फिर आप बोला करिए। एक चीज हम आपको बता दें कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। हाँ। मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? पक्का मकान सबको दे दिया? मुंडी नहीं हिलाई है भाई। नहीं, अभी दे दिया नहीं दिया है अभी। तो विदेश में डंका बज रहा है। डंका किसका बजता है? जब विदेश का लोग भारत में पढ़ने आए जी, जब विदेश से अच्छे लोग यहाँ पे आए, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा लें, ले रहा है कोई? अब आप बताइए कि कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं जी। विश्व गुरु की आपने बात तो बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए बोलिए। विश्व गुरु की बात अगर होती है तो यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, विश्व गुरु ऐसे बनता है जी? तो आत्मनिर्भर की भारत, आत्मनिर्भर मैं बिल्कुल आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोदी जी भी आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर भारत की बात बोलते हैं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोदी जी भी आत्मनिर्भर बन जाए। वो हमारे वोटों से पीएम सीएम बनेंगे, हमको आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमको आत्मनिर्भर बनना है, जैसा भाई साहब जी, चकाचक किस्मत लेके पैदा हुए। मुंह देखे हैं उसका जैसा का? हाँ, जैसा का मुंह देखे बीसीसीआई का चेयरमैन बनने लायक है उसका मुंह?
आप बताइए। उसका मुंह है बीसीसीआई, क्या आप नहीं बता सकते नहीं, हैं? हम भी बता सकते हैं, तो लेकिन आप बताइए, उसका मुंह है बीसीसीआई का चेयरमैन बनने लायक? बीसीसीआई में अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या बोलेंगे, हम क्या कर सकते उसका हैं? मुंह है बनने लायक, अध्यक्ष बनने लायक मुंह है उसका? नहीं भाई, और भी लोग हैं, उन्हें अब बताइए, वो गृह मंत्री का बेटा है, इसलिए उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। और भी ये बोला जाता है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा, विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए, तो 22 तक जो उनका वादा था जी कि सबको पक्का मकान मिलेगा, हाँ। नल जल मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, उन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेल हुए। आपको याद होगा, एक चीज और बोला था, क्या बोले? भाइयों बहनों और मित्रों सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। आपके खाते में आया? नहीं, मेरे खाते में नहीं आया, आपके लेकिन खाते में, आप लोगों के खाते में आया कि नहीं आया, हमको बताइएगा जरूर। खाते में आया कि नहीं आया, हमको बताइएगा जरूर। मोदी जी ने जो जो वादा किया था, नहीं, एक जगह की बात है कि 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, ठीक ना? वो बोले थे 15 लाख रुपए देने की बात नहीं हमने बोला था, 15 उन्होंने बोला था। एक जगह इतना पैसा है काला धन। अच्छा, एक चीज बताइए, काला धन के नाम, हाँ मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। अब आप बताइए कि काला धन विदेश से आया कि नहीं आया? आया तो हमारा 15 लाख हमको दीजिए। नहीं, उन्होंने ये बोला नहीं, हमको दे दीजिए। अरे उन्होंने कहा था जी कि विदेश में इतना पैसा है कि अगर पूरा पैसा काला धन आ गया तो सबके खाते में 15-20 लाख रुपया होगा। हाँ, 15-15 लाख रुपए मतलब दे दें, फिर भी अपना पैसा बचेगा। अब आप एक चीज बताइए, काला धन लेने के लिए आए थे सत्ता में, काला धन लाए? काला धन आया होगा ना? कहाँ आया है भाई? काला धन कहाँ आया है? तो काला धन से ही तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, और प्लस में कितना रोजगार दे दिया गया भाई? कितना रोजगार दिया? नहीं, लोगों का कहना है कि भाजपा वाला चश्मा उतार के बात कीजिए। नहीं, हम भाजपा की तरफ से नहीं, किसी की तरफ से, हम निष्पक्ष। प्रवक्ता बने कितना साल हो गया आपको? भैया, हम किसी की भैया नहीं होता है, हम भैया हैं। चलिए सर, बोल रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि प्रवक्ता बने कितना दिन हो गया आपको? नहीं, अभी तो मान लीजिए, अभी मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रवक्ता बनना है आपको बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का नहीं, हम बीजेपी का थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपने जो रोजगार पे बात बताई कि रोजगार दिया जा रहा है, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए जी। कितना रोजगार सरकार ने दिया है? आप बताइए। नहीं, हम काहे बताएंगे, प्रवक्ता आप हैं, हम हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं देश का 83% युवा बेरोजगार है। मैंने क्या बताया कि 83% युवा बेरोजगार है जी। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कब देंगे? 74 साल का आदमी कह रहा है कि हमको एक बार और मौका दो, और 22 साल का युवा रिटायर होकर अग्निवीर से आ जाता है। ये बेईमानी है या नहीं है? उनका ये भी बेईमानी है या नहीं है? हाँ, बेईमानी है। अब पूछिए अपना। उनका ये कहना है कि देश जो है 2014 में आजाद हुआ है। किनका कहना है? योगी जी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, योगी का बयान ये नहीं है, ये है कंगना रनावत का बयान। नहीं, वो भी बोले हैं कि 2014 से पहले अंधकार युग था, 2014 में देश आजाद हुआ है। देखिए, आजादी पर सवाल उठाने वाला लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों की दलाली करने वाला लोग रहा होगा जी। और कंगना रनावत ने जो बात बोली थी कि गुलामी था या भिखारियों जैसी, भीख मांगने जैसी आजादी थी। अब एक चीज बताइए, महात्मा गांधी 13 बार जेल गए, भीख मांगने के लिए जेल में गए थे? नहीं। भगत सिंह 23 साल की उम्र पर फांसी पर चढ़ गए, भीख मांगने के लिए फांसी पर चढ़े थे? राजगुरु सुखदेव जी, खुदीराम बोस, वीर अब्दुल हमीद, ये लोग लड़े थे तो ये लोग भीख मांगने के लिए लड़े थे? जब इनके पुरखे माफीनामा लिख रहे थे, आपको पता होगा कि अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी कि जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं होता है वो इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो भाजपाइयों का साहब कोई इतिहास नहीं है, तो वो इतिहास को खत्म करना चाहते हैं और ये बताएंगे कि आजादी तब मिली थी, अब मिली थी। आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं जी, ऐसा नहीं है कि झोला छाप पत्रकार। देखिए, वो बयान दिया है, उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि बयान की घोर निंदा करता हूं, और ऐसे नेता जो बयान देते हैं उनको सत्ता में रहने का और बैठने का कोई अधिकार नहीं जी। और उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर बन गया और सारी चीजें सुविधाएं हो रही हैं। तो क्या बोलना कितना पढ़े लिखे हैं? हम एमएससी किए हैं। एमएससी किए हैं। संविधान का कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, सबने थोड़ा बहुत तो सबने पढ़ा है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? प्रस्तावना में लिखा है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। अब बताइए, जो धर्मनिरपेक्ष देश है वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू भाई करता है तो मुस्लिम भाई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा, सिख भाई खालिस्तान की मांग करेगा। तो भाई सबने अपने अपने राष्ट्र की मांग करना शुरू कर देगा तो मतलब देश के टुकड़े हो जाएंगे। और मैं इस बात की कतई इजाजत नहीं देता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ठीक, और राम मंदिर अभी देश में है और फिर भी देश में बोलते हैं राम राज्य की मतलब कल्पना हो रही है। राम राज्य होने के बावजूद भी देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। गोंडा से आते हैं जी, गोंडा से एक अदम गोडवी साहब हुए थे, बहुत बड़े शायर जी। तो उन्होंने लिखा था कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में जी, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो आज के नेता विधायक सांसद के यहाँ कैसा कैसा रामराज उतर रहा है, वो चाहे महिला पहलवानों वाला कृत्य हो या फिर जो यहाँ पे
बिटिया को घसीटा गया था, वो अलग कृत्य हो या कोई भी कृत्य हो, दुनिया जानती है जी कि राम राज्य इनका कैसा है। राम राज्य की सही अवधारणा और सही परिकल्पना क्या है, आप रामचरितमानस को, रामायण को पढ़िए, फिर पता चलेगा राम राज्य क्या था।